आज के अनकट हफ्ता शो में बात पहाड़ के युवा यानी उन खिलाड़ियों की होनी है जिनकी उम्मीदों को पंख लगने से पहले ही किसी गैर सरकारी या कहें कि मुंह जवानी आदेश ने धाराशायी कर दिया। खानपुर के बढ़ते उस द्वंद्व पर भी नजर डालना जरूरी है जिसने उत्तराखंड की राजनीति की एक नई कलंकाता लिख दी है। फिल्मी अंदाज में जेल से सत्ता चलाने वाले उत्तराखंड के एक होनहार नेता की भी बात करेंगे जिसने 30 साल पहले के यूपी बिहार साम्राज्य के दिनों की यादों को ताज़ा कर दिया। और फिर करेंगे बात यूसीसी की कि आखिर प्रदेश में इस नए कानून को लेकर जनता एकमत क्यों नहीं हो पा रही। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम की शुरुआत हो चुकी है। इस बार उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ। ये पल निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए गौरव का पल था क्योंकि प्रदेश ने कई राज्यों को पछाड़ते हुए नेशनल गेम की मेजबानी हासिल की है। लेकिन इस पूरे आयोजन की शुरुआत में ही जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं वो इस प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य और उनके विभाग पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। जब से उत्तराखंड में खेलों के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हुई तभी से कई सवाल इस प्रदेश के खिलाड़ियों ने खुद उठाए। आज हम भी कुछ ऐसे ही बिंदुओं को आपके सम्मुख रखने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय खेल मतलब हर राज्य का प्रतिनिधित्व जो हर राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की एक प्रमुख सीढ़ी मानी जाती है। खेल शुरू होने से पहले भी इस राज्य के खिलाड़ियों को इसको लेकर बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उद्घाटन के मौके पर ही जिस तरह अव्यवस्थाओं का अंबार देखा गया वो खेल विभाग पर कई सवाल खड़े करता है। सबसे पहले उद्घाटन समारोह के दौरान ही तैयारियों की पोल खुल गई। रायपुर के राजीव गांधी स्टेडियम में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी तो पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। कई लोग स्टेडियम के अंदर ही नहीं जा पाए जबकि बाहर पुलिस को भीड़ को संभालने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। ये नज़ारा न केवल बाहर था बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के जाने के बाद भीड़ स्टेडियम में मंच के करीब उतर गई और स्टेज से अपना कार्यक्रम कर रहे गायक जुबिन नौटियाल को घेर लिया। इस भगदड़ से जुबिन को भी थोड़ी देर के लिए अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। इंडियन आइडल के विजेता पवनदीप राजहंस तो अपनी प्रस्तुति दे ही नहीं पाए। इस दौरान एक ऐसा वाकया भी देखने को मिला जिसने पूरी सरकार को असहज कर दिया। दरअसल उत्तराखंड के प्रसिद्ध बैंड पांडवाज ने स्टेज से अपनी प्रस्तुति देते हुए प्रदेश में लुटती जमीनों को लेकर लोगों से जागरूक करने को लेकर एक प्रस्तुति दी, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया में उनके इस प्रयास की सराहना हुई और उनके वीडियो खूब वायरल हुए। लोगों ने इसे भू कानून के समर्थन में दी गई प्रस्तुति माना और कुछ इसी तरह से अव्यवस्थाओं के बीच नेशनल गेम्स का उद्घाटन यानी शुरुआत हुई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो सवाल खड़े कर रही है वो है इस प्रदेश की टीमों में शामिल उधार के खिलाड़ी। दरअसल झारखंड की हैंडबॉल टीम ने दावा किया है कि उत्तराखंड की हैंडबॉल टीम में बाहर के खिलाड़ी खेल रहे हैं। उत्तराखंड के खिलाड़ी भले टीम में शामिल हों लेकिन जो मैदान में उतर रहे हैं वो बाहर के खिलाड़ी हैं। सवाल यही उठता है कि क्या उत्तराखंड के पास अपने कोई खिलाड़ी नहीं हैं? अगर बाहर के खिलाड़ी ही आपने उत्तराखंड की टीमों में खिलाने हैं तो फिर यहाँ के खिलाड़ी कहाँ जाएंगे? जबकि इन खेलों की गाइडलाइन के हिसाब से जिस प्रदेश की टीम है उसी प्रदेश के खिलाड़ी भी होने चाहिए। मतलब यहाँ भी उत्तराखंड के युवाओं का हक मारा जा रहा है। ये सिर्फ हैंडबॉल टीम के साथ नहीं है बल्कि कई एथलीट ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों के खिलाड़ियों को उत्तराखंड की टीम में बिना ट्रायल के सीधे एंट्री दी जा रही है जबकि इस प्रदेश की प्रतिभाओं को मौका नहीं मिल रहा। ऐसा ही कबड्डी टीम के खिलाड़ी भी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी टीम में हरियाणा और यूपी के खिलाड़ी खेल रहे हैं। सुनने में तो यहां तक आया है कि जब यहां के यानी उत्तराखंड के खिलाड़ी इस बात की शिकायत कर रहे हैं तो उनको धमकाया जा रहा है कि उनका करियर खराब कर दिया जाएगा। उत्तराखंड फेडरेशन के अधिकारी कह रहे हैं कि उनका कोई कुछ कर नहीं सकता। इतना ही नहीं, सरकार ने जो पैसा खिलाड़ियों के खातों में डाला था वो भी अधिकारियों ने अपने खाते में डलवा दिया कि ये उनके लिए है। ये तमाम आरोप उत्तराखंड के खिलाड़ी अब अपने ही प्रदेश के खेल विभाग पर सीधे लगा रहे हैं। आप भी सुनकर तसल्ली कर लीजिए और खेल मंत्री रेखा आर्य के सम्मान में चाहें तो तालियां भी बजा सकते हैं।
19 हज़ार 30 बच्चों को उसमें वो इन्होंने अपने निजी अकाउंट में मंगवा लिए। बच्चों से वापसी ले गया कि हमारे लिए डले, अगर उनके लिए डलते तो फेडरेशन अकाउंट में जाते। अब अकाउंट फेडरेशन के जो अकाउंट में पैसा आता है वो सब खा लेते हैं, बच्चों को कुछ नहीं देते। किटे तक ये 38वें नेशनल गेम की बांटी है इन्होंने। तो उसमें साफ लिखा गया है कि या तो प्लेयर यहाँ का स्थायी निवासी हो, या तो वो यहाँ पे 6 महीने से, जो अगर गवर्नमेंट है तो वो 6 महीने से यहाँ पे पोस्टेड है। तो ना ये जो बाहर के हमारे 10 सर्विसेज के प्लेयर आ रखे हैं मैम, ना वो यहाँ पे पोस्टेड है। उत्तराखंड फेडरेशन, कबड्डी फेडरेशन के जो पदाधिकारी है, नितिन राठी है, चेतन जोशी है, महेश जोशी है, उनका कहना है कि मेडल के लिए हमें ऊपर से प्रेशर बनाया गया था कि मेडल आना है, आप खिलाड़ी कहीं से भी मंगा सकते हो। शुरू से ट्रायल होता है तो उसमें स्थायी निवास चाहिए यहाँ का हर चीज़। तो 30 बच्चे सिलेक्ट हुए थे कैंप के लिए, 2 महीने कैंप हुआ। तो 2 महीने में नेशनल से 2 दिन पहले बच्चों को घर भेज दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि हम आपको कॉल करेंगे जिनका सिलेक्शन हुआ। तो कॉल 6 बच्चों को आती है और 6 बच्चे यूपी हरियाणा के मंगाए जाते हैं, जिनके पास ना उन्होंने ट्रायल दिया, ना उनके पास स्थायी निवास है, ना कुछ है, उनको वहाँ से बुलाया गया। ट्रायल में बाहर के प्लेयर भी आ रखे थे जो पहले ट्रायल में नहीं आए थे। पहले ट्रायल में सारे उत्तराखंड के ही खिलाड़ी थे, दूसरे ट्रायल में जो बाहर के प्लेयर आ गए थे वो भी आ रखे थे। बट मैंने जो देखा, ये मैंने एक बात नोटिस करी, जब रेखा आर्या मैम आई थी उस टाइम पे वो प्लेयर नहीं थे, फिर मैम जैसे गए वो प्लेयर आ गए। तो और उस ट्रायल में वीडियोग्राफी भी नहीं की गई। सवाल यही कि आखिर बाहर के खिलाड़ियों को उत्तराखंड की टीम में क्यों खिलाया जा रहा है, या खेल विभाग सिर्फ मेडलों की संख्या बढ़ाना चाहता है, भले ही वो दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों के दम पर जीते जाए। ऐसे में इस प्रदेश के खिलाड़ी जाएंगे कहां? नेता बाहर से, खिलाड़ी बाहर से, नौकरियां बाहर वालों के लिए, बड़े बड़े टेंडर पाने वाली कंपनियां बाहर से। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इस आयोजन में गाड़ियां भी हरियाणा और यूपी की इस्तेमाल की जा रही हैं, यानी गाड़ियां भी बाहर से। अगर ऐसा है तो क्या उत्तराखंड में कोई भी स्थानीय ट्रैवल एजेंसी नहीं है जो इस आयोजन में गाड़ियां उपलब्ध करवा पाती? मतलब यहां भी उत्तराखंड के स्थानीय लोगों की अनदेखी। तो फिर यहां के लोग क्या करेंगे? गुइया छिलेंगे? खेल विभाग सिर्फ मेडल का कॉलम भरना चाहते हैं, भले वो इस प्रदेश के खिलाड़ियों की बलि देकर भरा जाए। और अगर हमारे पास उस स्तर के खिलाड़ी नहीं हैं तो इसका जिम्मेदार भी खेल विभाग ही है, जो इतने साल बाद भी प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए कोई समुचित व्यवस्था कर नहीं पाया। अगर विभाग सिर्फ मेडल ही देखेगा तो इस प्रदेश के खिलाड़ी कैसे आगे आ पाएंगे? किसी भी खिलाड़ी के लिए खेल को निखारने के लिए उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, उनको मौके दिए जाते हैं, तब जाकर प्रतिभाओं को उभारा जाता है। इस बार भले उत्तराखंड में मेडल नहीं आते, लेकिन उन खिलाड़ियों की तैयारी कितनी मजबूत होती अगर उनको भी मौका मिलता। लेकिन अफसोस, उत्तराखंड का खेल विभाग बिना कोई जमीनी काम किए मेडल का खाता भरकर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहा है। बाहर के खिलाड़ियों के खिलाने के बावजूद भी अभी उत्तराखंड को कोई खास सफलता मिली नहीं, और कबड्डी, जिसमें सबसे ज्यादा बाहर के खिलाड़ी खिलाए जाने का आरोप लग रहा है, वहां भी पहले ही मुकाबले में हार से शुरुआत हुई। जबकि उत्तराखंड के खिलाड़ियों की अनदेखी के बावजूद उत्तराखंड के बागेश्वर की बेटी ने ही पहला पदक उत्तराखंड की झोली में डाला है। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि अगर यहाँ की प्रतिभाओं को सही तैयारी और मौका मिले तो वो भी उस उम्मीद पर खरा उतर सकते हैं जो उम्मीद खेल विभाग उधार के खिलाड़ियों से लगाकर उत्तराखंड के खिलाड़ियों का हक मार रहा है। अब खेलों में तो खेल हो ही गया, पर खेल एक बड़ा वाला राजनीति में भी चल रहा है। मगर इस राजनीतिक खेल ने पूरे उत्तराखंड को देश के कोने कोने में शर्मसार करके रख दिया है। इस खेल में गुंडागर्दी अपने पूरे चरम पर है, जिसकी वजह 2 बिगड़ैल राजनेता हैं। इस समय उत्तराखंड के 2 विधायक, एक वर्तमान यानी उमेश कुमार और एक पूर्व यानी चैंपियन की आपसी लड़ाई अब आपसी न रहकर सार्वजनिक हो गई है। सवाल यह है कि इस लड़ाई से किसका नुकसान हो रहा है? चैंपियन के जेल जाने के बाद जिस तरह से गुर्जर समाज में असंतोष बढ़ा, उससे भाजपा जरूर चिंतित होगी, क्योंकि गुर्जर समाज कई सीटों पर गहरा प्रभाव रखती है, न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि यूपी से लेकर राजस्थान और हरियाणा। जिस तरह से चैंपियन के समर्थन में स्थगित करने के बाद भी महापंचायत को लेकर कई प्रदेशों से गुर्जर समाज के प्रतिनिधि और समर्थक पहुंचे, उससे बीजेपी की दुविधाएं जरूर बढ़ गई हैं। बता दें कि पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को जेल भेजे जाने और विधायक उमेश कुमार को बेल मिलने को लेकर गुर्जर समाज की ओर से लक्सर में महापंचायत का ऐलान किया गया था। लेकिन एक दिन पहले रानी देवयानी ने चैंपियन के द्वारा पत्र लिखकर महापंचायत को टालने के अनुरोध को सुनाया, जिसके बाद महापंचायत स्थगित कर दी गई।
लेकिन बुधवार को दिल्ली, यूपी आदि प्रदेशों से बड़ी संख्या में समाज के लोग लंढोरा पहुंच गए और हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर एवं अन्य नेताओं ने लोगों को संबोधित किया। समाज के नेताओं ने विधायक उमेश कुमार के खिलाफ जमकर रोष जताया। कहा कि विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर फायरिंग के आरोप में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा है। वहीं विधायक उमेश कुमार ने रंगमहल के गेट पर पहुंचकर जो कुछ किया, उसके बाद भी उन्हें बेल मिल चुकी है। इस दौरान चैंपियन की गिरफ्तारी के विरोध में गुज्जर समाज के लोगों ने नाराजगी जताई और एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाया। साथ ही विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की बात कही। कुल मिलाकर इस कार्रवाई से गुर्जर समाज बेहद आक्रोशित दिखाई दे रहा है। अब गुर्जरों की नाराजगी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड में भाजपा के लिए परेशानी बनती दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि दिल्ली राज्य में चुनाव हो रहे हैं और वहां गुर्जरों की संख्या बहुतायत में है। इस बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है और दोनों विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमों की जानकारी हलफनामे के रूप में सरकार से मांगी है। उम्मीद है हाईकोर्ट कोई सख्त निर्णय इस मामले में दे दे, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन आज भी भाजपा में है और 500 करोड़ में सरकार गिराने की बात कहने वाले उमेश कुमार से आज तक सरकार ने और ना ही विधानसभा अध्यक्ष ने जवाब मांगा है। जबकि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की दल बदल कानून के उल्लंघन संबंधी याचिका पर स्पीकर ऋतु खंडूरी की लंबी चुप्पी पर अब सार्वजनिक सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता व पहाड़ अगेंस्ट करप्शन के अध्यक्ष रविंद्र सिंह आनंद ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से विधायक खानपुर उमेश कुमार की विधानसभा सदस्यता निरस्त की जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को भी इसका संज्ञान लेते हुए विधायक उमेश कुमार और प्रणव चैंपियन दोनों पर आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए। गौरतलब है कि उमेश कुमार की सदस्यता से जुड़ी याचिका 2.5 साल से लंबित है, लेकिन स्पीकर ऋतु खंडूरी ने इस पर कोई फैसला लिया नहीं। मई 2022 में रविंद्र पनियाला ने यह याचिका तथ्यों के साथ पेश की थी। स्पीकर ने 2 महीने के अंदर विधानसभा के 250 तदर्थ कर्मियों को हटाने में कोई देर नहीं लगाई, जबकि विधायक उमेश कुमार की सदस्यता पर स्पीकर मजबूर बनी हुई है। ये शायद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एक भाजपा का पूर्व विधायक है और एक सत्ता के करीबी। ऐसे में अब इस मामले में हाईकोर्ट से ही उम्मीद की जा सकती है कि वो इन दोनों गालीबाज और बंदूकबाज विधायकों पर कोई ठोस कार्रवाई कर पाए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उमेश कुमार बैकफुट पर नजर आए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया में इस पूरे घटनाक्रम से लोगों से माफी मांगी और रोते हुए कहा कि अब इस लड़ाई को खत्म किया जाए। ये वही उमेश कुमार हैं जो कुछ समय पहले तक ये दम भर रहे थे कि वो चैंपियन को सबक सिखा कर रहेंगे। अब ये माफीनामा क्या इस भारी विरोध के चलते हुआ है या फिर प्रदेश में हर जगह होती किरकिरी इसकी वजह है या फिर ये सियासी चाल है? राजनीतिक चाल को समझ ही रहे थे कि अचानक से माफी के बाद उमेश कुमार ने फिर से यू टर्न लेते हुए अपनी पंचायत बुला ली और उसके बाद जो हुआ वो हमारे बताने की बजाय आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक तरफ पत्थर बहा जाएं और दूसरी तरफ पुलिस के लठैत। अभी इस कहानी में कई पहलू सामने आने बाकी हैं। बहरहाल 2 विधायकों ने जो कुछ सरेआम किया है उससे देवभूमि जरूर शर्मसार हुई है। जिन शब्दों का प्रयोग इस आपसी लड़ाई में हुआ है उससे इन विधायकों की प्रदेश भर में कितनी इज्जत बढ़ी है ये सब जान चुके हैं। ऐसे नेताओं का उत्तराखंड की सियासत में होना वास्तव में इस प्रदेश के लिए चिंता और सोचने का विषय है। वैसे चिंता निकाय चुनाव के बाद कई भाजपा नेताओं को भी खाई जा रही है। प्रदेश के 11 नगर निगम में मेयर के 10 पद जीतने वाली भाजपा के कई मंत्रियों व विधायकों के क्षेत्र में कमजोर प्रदर्शन से कैबिनेट फेरबदल की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है।
क्षेत्र में जनता की नाराजगी और 2027 के विधानसभा चुनाव में पड़ने वाले असर को देखते हुए भाजपा में नए चेहरों को कैबिनेट में शुमार किए जाने की संभावना बनती नजर आ रही है। नगर निकाय चुनाव में निर्दलियों व बागियों की जोरदार जीत से भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के टिकट वितरण फार्मूले को कई निकाय में गहरा धक्का लगा है। निकाय चुनाव परिणाम में गढ़वाल क्षेत्र से आने वाले मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज व सुबोध उनियाल के इलाके में भाजपा उम्मीदवार कांग्रेस व निर्दलीय उम्मीदवार से हार गए। बेहद कम अंतर से जीत के बाद ऋषिकेश और पिथौरागढ़ नगर निगम सीट पर 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक भाजपा हाईकमान कुछ समय बाद धामी मंत्रिमंडल के विस्तार को हरी झंडी दे सकता है। मंत्रियों और विधायकों की चुनावी परफॉर्मेंस की इस नए विस्तार में अहम भूमिका रहेगी। 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। बीते कुछ सालों में विभिन्न कारणों से जिन मंत्रियों की साख कम हुई या जनता जिन जनप्रतिनिधियों को लेकर खासी मुखर रही, ऐसे मंत्रियों को किनारे बैठाया जा सकता है। कुछ नए व कुछ अनुभवी चेहरों को जगह मिल सकती है। आंकड़ों पर गौर करें तो नगर पालिका अध्यक्ष के 43 पदों में से भाजपा केवल 17, निर्दलीय 13, कांग्रेस 12 व एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की है। नगर पंचायत अध्यक्ष की 46 सीट पर भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय ने 15 सीट जीती हैं, जबकि एक पर बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली है। 11 में से 7 निगम में भाजपा के पार्षदों का बहुमत न होने के चलते वहां अपने तरीके से नगर की सरकार चलाना बहुत मुश्किल होगा। 11 में से केवल 4 नगर निगम में ही भाजपा को पार्षदों की आधे से अधिक सीटें मिली हैं। बाकी सभासद और सदस्यों के कुल 1282 पदों में से 1280 में चुनाव हुआ है, जिसमें से आधे से कम यानी 445 में ही भाजपा को जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को 169, निर्दलीय को 651, बसपा को और अन्य को 2-2 तथा उक्रांत को 1 सीट पर जीत मिली है। नगर पालिका परिषद के 444 सदस्यों में से 129 पर ही भाजपा जीत सकी है, जबकि 269 पर निर्दलीय तथा 46 पर कांग्रेस जीती है। नगर पंचायत सदस्यों के 297 पदों में से 67 पर ही भाजपा को जीत मिली है, 37 पर कांग्रेस को और 190 पर निर्दलीय को, 2 पर आम आदमी पार्टी तो 1 पर बसपा को जीत मिली है। जिलेवार प्रदर्शन में भी अधिकतर जिलों में भाजपा या किसी भी राजनीतिक दल का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। यही आंकड़ा अब कई मंत्रियों के लिए मुसीबत बनता दिखाई दे रहा है, जबकि 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकटों के वितरण में भी यह आंकड़ा अहम भूमिका निभा सकता है। कुल मिलाकर ये आंकड़े भाजपा के लिए चिंताएं बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चिंता एक और बात की उत्तराखंड प्रदेश को करनी चाहिए। जिस तरह से लगातार उत्तराखंड भूकंप का केंद्र बनता जा रहा है, वो लोगों को डराने वाला है। उत्तरकाशी में 6 दिनों में 9 बार भूकंप के झटकों से लोग डरे और सहमे हुए हैं। उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में गुरुवार शाम को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटका आते ही लोग अपने घरों और दफ्तरों और दुकानों से बाहर निकल आए। 6 दिन के भीतर लगातार आ रहे भूकंप के झटकों से लोग दहशत में हैं। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार यह भूकंप रिक्टर स्केल पर 2.7 मापा गया है, तो वहीं इसका केंद्र तहसील बड़कोट के सरुताल झील, फुंचकंडी, यमुनोत्री रेंज वन क्षेत्र में था। हालांकि इससे कोई हानि नहीं हुई, लेकिन यह लगातार झटके आना एक चिंता का विषय तो है ही। एक और चिंता है जो धामी सरकार को करनी चाहिए कि प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद अब विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। पहले मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा था, लेकिन अब इस प्रदेश की महिलाएं भी इसके विरोध में उतरनी शुरू हो गई हैं। विरोध का मुख्य कारण है यूसीसी के अंदर लिव इन रिलेशनशिप को लेकर किया गया प्रावधान। महिलाओं का मानना है कि सरकार ने इसका रजिस्ट्रेशन शुरू कर एक तरीके से इसको कानूनी मान्यता दे दी है, जो यहाँ की संस्कृति के लिए घातक है। खासतौर पर शादी से पहले लड़का लड़की का एक साथ रहना आज भी अधिकतर जनता या कहें कि घर पर स्वीकार नहीं करते हैं। इस तरह से साथ रहने को आज भी उत्तराखंड में सामाजिक रूप से अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में इसका रजिस्ट्रेशन होना मतलब इसको कानूनी मान्यता मिलना ही है। यही अब महिलाओं के विरोध का कारण बन रहा है। यूकेडी जैसी स्थानीय पार्टी ने तो इसके विरोध में हस्ताक्षर अभियान भी कई जगह पर चलाना शुरू कर दिया है, जबकि एक तबका कह रहा है कि सरकार से यूसीसी किसने मांगा था, जबकि मांग तो
मूल निवास और भू कानून की थी और सरकार लेकर आई है यूसीसी। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में यूसीसी को लेकर उठ रही आवाजों में भी इजाफा हो सकता है। यूसीसी के साथ साथ एक और मामला इस हफ्ते सुर्खियों में रहा। पूर्व भाजपा नेता और नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा महिला से दुष्कर्म और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ के मामले में जेल में बंद है, लेकिन आज भी वो अपने पद पर विराजमान है और तो और अब जेल से ही दुग्ध संघ का काम भी संचालित कर रहे हैं। खबर है कि वो जेल में ही बैठक भी लेंगे। बड़े किस्मत वाले हैं दुग्ध संघ के पदाधिकारी जो पहली बार जेल में बैठकर काम कर रहे हैं। है ना गजब। पता नहीं दुग्ध संघ अपने अध्यक्ष पर इतना मेहरबान आखिर क्यों है जो उनको आज तक पद पर बनाया हुआ है, जबकि कम से कम केस की सुनवाई तक तो उनको पद से हटाया ही जा सकता था। खैर, अब क्या कहें और किससे कहें अपने दिल का हाल यहाँ के लोग जिन्होंने कुर्बानियां देकर इस प्रदेश को पाया था और उनके सरपरस्त नेता बदले में उनको दे रहे हैं उनके ही बच्चों के हक मारते खेल विभाग को, गुंडागर्दी से लबरेज गोलीबाज गालीबाज नेताओं को, छेड़छाड़ और महिला अपराधों में लिप्त नए नए सूरमाओं को। यकीनन 25 साल के उत्तराखंड को आज जिस बुलंदी पर होना चाहिए था, दौड़ना चाहिए था, वो आज कुछ करप्ट नेताओं की बदौलत घुटनों के बल भी चल नहीं पा रहा। खैर, आज के शो में बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।